Hello everyone, myself Dr. Nooja. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर। MA फाइनल ईयर के क्लास में मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रत्यार्पण जो टॉपिक करवा रही हूँ, उससे पूर्व मैंने आपको प्रत्यार्पण का अर्थ, परिभाषा, प्रत्यार्पण की आवश्यकता और कौन से अपराधियों का प्रत्यार्पण नहीं हो सकता, इस विषय पर चर्चा की थी। और आज हमारा जो चर्चा का के बिंदु रहेंगे वो रहेंगे प्रत्यार्पण योग्य अपराधी कौन कौन से होते हैं और प्रत्यार्पण की शर्तें कौन कौन सी होती है। मैं आपको आरंभ में ही बता चुकी थी कि प्रत्यार्पण अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक बहुत विवादास्पद विषय रहा है। इसका बहुत बार उल्लंघन भी हुआ है और पॉपुलर इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि जहाँ भी कोई बात होती है अंतर्राष्ट्रीय कानून की, चाहे हम कॉलेज की बात ले लें या सोसाइटी की बात ले लें, तो वहाँ ये प्रत्यार्पण ज़रूर डिस्कस होता है। उसी में मैं इन बिंदुओं पर ज़रूर आपसे हमारे, क्योंकि सिलेबस का भी पार्ट है और सामान्य चर्चाओं में भी हम इन बातों को आराम से डिस्कस करके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैंने इससे पूर्व की कक्षा में बताया कि राजनीतिक अपराधी, सैनिक अपराधी और धार्मिक अपराधी जो होते हैं उनका प्रत्यार्पण नहीं हो सकता। ठीक है, अब प्रत्यार्पण किनका हो सकता है? तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसमें आ रहा है कि अपराध अत्यंत गंभीर एवं गैर राजनीतिक हो। अत्यधिक गंभीर अपराध हो, उस अपराध का उस देश पर अत्यधिक इफेक्ट हो रहा हो, वहाँ के नागरिकों का अत्यधिक इफेक्ट हो रहा हो, बहुत नुकसान हो रहा हो, और उस अपराध का राजनीतिक मूवमेंट से, राजनीतिक प्रक्रिया से, राजनीतिक व्यवस्थाओं से कोई संबंध ना हो, टोटली वो गैर राजनीतिक हो, इस स्थिति में ही अपराधी का प्रत्यार्पण हो सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात अपराध बहुत गंभीर हो और गैर राजनीतिक हो तो उसका प्रत्यार्पण होगा। इसमें दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है वो है प्रत्यार्पण की मांग की जानी चाहिए। अपराध हो गया और अपराधी अपराध करके दूसरे देश में चला गया और देश में इस बात की चर्चाएं हैं कि अमुक व्यक्ति अपराध करके उस अमुक देश में चला गया है या उस देश में चला गया है, और देश यानी जहां अपराध हुआ है वो जहां अपराधी गया है उससे बाकायदा प्रार्थना करता है, डिमांड करता है, मांग करता है। अगर वो मांग नहीं करेगा तो प्रत्यार्पण नहीं है। अर्थात प्रत्यार्पण योग्य अपराधी वही है जो अपराध करके दूसरे देश में चला गया है, और जिस देश में अपराध हुआ है वो देश उस अपराधी की मांग करता है। ये मांग जहाँ होगी वहाँ प्रत्यार्पण होगा, बशर्ते कि कौन से वो 3 अपराधी उसमें नहीं होने चाहिए जो हम इससे पूर्व की कक्षा में आपसे चर्चा कर चुके हैं। मैं तीसरी और अंतिम बात पर आऊं, अपराधी गंभीर रूप से बीमार नहीं होना चाहिए। मान लो अपराध गंभीर है, प्रत्यार्पण की मांग भी की गई है, लेकिन अपराधी के प्रत्यार्पण का प्रश्न जब आया तो वो अत्यधिक रूप से बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, जिसके जीवन की रक्षा करना सबसे पहले प्रथम आवश्यकता है, उसे जीवित रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे हालात में उसे इधर से उधर नहीं ले जाने की स्थिति है। अर्थात सारी जो शर्तें हैं वो फुलफिल हो गई हैं और अपराधी गंभीर रूप से बीमार है तो उसका प्रत्यार्पण नहीं होगा। उसका प्रत्यार्पण इसी शर्त पे होगा कि वो स्वस्थ है और आने जाने योग्य है, उसके जीवन, उसकी बीमारी का, उसके जीवन बचाए रखने जैसे जो प्रश्न है वो उसमें इंक्लूड नहीं है तो उसका प्रत्यार्पण होगा। यानी प्रत्यार्पण कौन से 3 अपराधियों का नहीं हो सकता और कौन सी 3 शर्तें हैं जिनके आधार पर प्रत्यार्पण होता है। यानी 3 कैटेगरी तो हमने वहां निकाल दी, उनका प्रत्यार्पण तो होगा ही नहीं।
और 3 कैटेगरी हम यहाँ बता रहे हैं कि ये फुलफिल करेंगे तो प्रत्यर्पण होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा प्रत्यर्पण का अर्थ, परिभाषा, प्रत्यर्पण के योग्य जो व्यक्ति नहीं है वो, और जो योग्य व्यक्ति हैं। ये तो एक सैद्धांतिक बात हो गई। अब मैं अगली बात, आप जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्रत्यर्पण की शर्तें, यानी इसकी क्या शर्तें हैं, आवश्यक शर्तें हैं, किन किन शर्तों के आधार पर प्रत्यर्पण होता है। हमने ये तो बता दिया कि इनका होगा और इनका नहीं होगा, और जिनका होगा उसके लिए फिर वो क्या हमें सारी शर्तें दे रहे हैं। इसके अंतर्गत 8 शर्तें आप देख रहे होंगे, और इसमें पहली शर्त डिमांड या मांग है। इससे तात्पर्य है कि जिस देश में अपराध हुआ है वो देश डिमांड करेगा उस देश से जहां अपराधी भागकर चला गया। इस डिमांड पर ही फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहली ही शर्त है। ये हम सामान्यतः इस बात को भूल जाते हैं, और जहां पर भी बच्चे इस विषय पर या सामान्य लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं तो वो इस डिमांड यानी मांग की बात को भूलते हैं। प्रत्यर्पण होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये डिस्कशन होता है, लेकिन इसमें पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि डिमांड, मांग होनी चाहिए, तभी इसकी पहली आवश्यक शर्त है। और इसकी दूसरी आवश्यक शर्त है कि ऐसा अगर कोई अपराधी या ऐसा जो अपराधी है या भगोड़ा व्यक्ति है उसने कोई राजनीतिक अपराध किया है, तो वो अगर राजनीतिक अपराधों का दोषी है तो उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा, केवल गैर राजनीतिक मामलों का ही प्रत्यर्पण होगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1819 यानी 1819 में री कोस्टिओनी एक विवाद हुआ था जो स्विट्जरलैंड से संबंधित था, जिसमें हम आगे विवादों पर उसकी चर्चा भी करेंगे। वो जो विवाद हुआ उसमें जो अपराधी था वो नगर पालिका के किसी व्यक्ति का मर्डर करके चला गया, और उसके बाद उसने वहां जाकर बताया कि ये नगर पालिका ये गलत कार्य कर रही थी इसलिए मैंने ये अपराध कर दिया है। तो उस व्यक्ति का री-किस्टोनी का इसमें प्रत्यर्पण नहीं हुआ। तो जो अगर राजनीतिक अपराध है तो राजनीतिक अपराध के अलावा अगर कोई दूसरा अपराध है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया उसमें चलेगी। राजनीतिक अपराध में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया नहीं चलेगी। तो इसकी सेकंड टर्म एंड कंडीशन राजनीतिक अपराध हो गया। तीसरी टर्म एंड कंडीशन है सेना एवं धर्म संबंधी अपराध। ये हम आगे की पूर्व की कक्षा में भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि सेना से संबंधित सैनिक अधिकारी से या सैनिक से कोई गलती हो गई है या धर्म के किसी अनुयायी से अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा। मैं चौथे बिंदु पर आ जाती हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है। देखो उस पर भी जब चर्चाएं होती हैं तो अक्सर हमारे द्वारा या हम सुनने वालों से ये इस बात की कमी जो देखते हैं वो ये है कि कार्यवाही पुलिस अधिकारियों के द्वारा होनी चाहिए, यानी इसमें यहाँ सेना का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। सामान्यतः ये होता है कि राष्ट्रीय कानूनों को या राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के लिए पुलिस व्यवस्था होती है और अंतर्राष्ट्रीय मसलों के लिए सेना होती है, लेकिन प्रत्यर्पण की जो कार्यवाही है उसमें सेना का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उसमें पुलिस अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट होगा, अर्थात कार्यवाही पुलिस अधिकारियों के द्वारा होनी चाहिए। ये चौथी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। मैं पांचवी बात पर आती हूँ कि जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण हो उसी के लिए दंड, यानी जो अपराधी है उसने 4 अपराध या 2 अपराध या 1 अपराध और पहले से, इससे पहले जो वो अपराध करके भागा इससे पहले उसने कुछ या 1 अपराध और कर रखा था, फिर उस अपराधी का प्रत्यर्पण हुआ। प्रत्यर्पण में ये शर्त रहेगी कि उस अपराधी का प्रत्यर्पण केवल ये जो अपराध करके गया है उस एक अपराध के लिए ही उसे दंड दिया जाना चाहिए। इससे पूर्व के जो उसने अपराध किए हैं उन अपराधों का दंड इसके अंतर्गत नहीं दिया जाएगा, उसके लिए अलग से कार्यवाही की जाएगी। केवल प्रत्यर्पण जिस अपराध के लिए उसका हुआ है दंड उसी के लिए दिया जाए। ठीक, इसमें छठे पॉइंट पर मैं आती हूँ, वो है अपराध दोनों राज्यों के कानून में होनी है। मैंने इस पूर्व की कक्षाओं में आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रीय कानून होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून है और दोनों में संबंध किन सिद्धांतों के तहत है, ये हम आगे कर चुके हैं। इसी के अंतर्गत
अगर किसी अपराधी का प्रत्यर्पण होना है और जो अपराध है वो अपराध का जो अपराध के जो अपराध की जो श्रेणी है उस श्रेणी में दोनों देशों का यानी प्रत्यर्पण मांगने वाला प्रत्यर्पण देने वाला दोनों देशों के राष्ट्रीय कानून में वो कार्य अपराध की श्रेणी में आना अनिवार्य है। अर्थात अपराध दोनों देशों के राष्ट्रीय कानून का भाग होना चाहिए तो प्रत्यर्पण की शर्त फुलफिल होती है। इसमें मैं 7वें बिंदु पर आऊं, औपचारिकताएं और औपचारिकता से तात्पर्य है कि जब सारी कार्यवाही पूरी हो जाए, प्रत्यर्पण की सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं, उस औपचारिकताओं के बाद प्रत्यर्पण होता है और प्रत्यर्पण के में प्रत्यर्पण पुलिस अधिकारियों के द्वारा होगा, ये पहले से ही स्पष्ट है। और कार्यवाही जो होती है वो न्यायालय में चलती है, यानी न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से अपराध का दंड तय होता है। ठीक, लास्ट 8वां अंतिम बिंदु आ जाता है, वो है प्रत्यर्पण की संधियां। ये प्रत्यर्पण संधियां यानी हम शुरू में ये पढ़ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में संधियों का बहुत बड़ा पार्ट रोल रहा है और संधियां समय परिस्थिति के अनुसार होती हैं और बहुत सारे पक्षों को लेकर होती हैं। उसमें एक पक्ष प्रत्यर्पण भी। जिन देशों के मान लीजिए सारी कार्यवाहियां हो गई, हम पॉइंट 1 से लेकर 7 तक की कार्यवाही में आ गए, फिर पता चला इन दो देश जो अपराधी को मांग रहा है और अपराधी को सौंप रहा है, उन दोनों देशों के मध्य प्रत्यर्पण को लेकर कोई संधि हुई है और नहीं हुई है। अगर संधि हुई है तो ही प्रत्यर्पण होगा, अगर संधियां नहीं हुई है तो शुरू की कार्यवाही सारी बेकार जाएगी, पर 8वें बिंदु पर आकर कार्यवाही रुक जाएगी। यानी ये सारी चीजें, ये 8 बिंदु जब एक साथ काम करेंगे तो ही प्रत्यर्पण हो पाएगा। ये है इसके फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताया। अब हम इसके बाद जो क्लास होगी उसमें प्रत्यर्पण को समाप्त करके इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।